L32 हिंदी अध्याय 311 शाही परिवार कांड _3। जापानी व्यक्ति की आपबीती सुनकर यानफेई को थोड़ी सहानुभूति हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया होगा कि उसे अपनी ही सरकार ने त्याग दिया। हालांकि ऐसे समय में ही किसी राष्ट्र की ताकत का असली परिचय मिलता है। अगर आपके पीछे कोई शक्तिशाली मातृभूमि न हो तो विदेश में रहते हुए भी दूसरे देश आपका सम्मान नहीं करेंगे। जैसे ही यान फेई उस जापानी भिखारी के पास से गुजरने वाला था, उसने अपने पीछे बेंच पर एक बैनर लटका देखा जिस पर जापानी भाषा में लिखा था, द्वीप बिक्री के लिए। बैनर के बगल में एक नक्शा भी लगा हुआ था जिस पर द्वीप का स्थान बताने के लिए एक गोला बना हुआ था। नक्शा काफी घिसा हुआ था और आम आदमी को उसकी बारीकियां मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। लेकिन यान फेई ने अपनी तेज नजरों से तुरंत पहचान लिया कि नक्शे पर क्या लिखा है। वह इतना चौंका कि उसने तुरंत चलना बंद कर दिया। लू पिनपिन ने तुरंत पूछा, फेई क्या हुआ? यान फेई ने कहा, पिनपिन कृपया बाकी लोगों को कस्टम्स से गुजरने का इंतजाम कर दीजिए। मुझे कुछ देर यहाँ रुकना है क्योंकि मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। यान फेई के चेहरे पर उभरी बेचैनी को देखकर लू पिनपिन ने तुरंत अपने सचिव को निर्देश दिया कि वह समूह को कस्टम्स के माध्यम से ले जाएं, जबकि वह स्वयं एक टूर गाइड और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ के साथ वहीं रुक गईं। यान फेई ने लू पिनपिन से फुसफुसाते हुए कहा, ये व्यक्ति अपना द्वीप बेच रहा है और मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लू पिनपिन उलझन में थी, लेकिन उसने बैनर देखने, नक्शे पर द्वीप का निरीक्षण करने और साथ में दिए गए पाठ्य विवरण और कई फोटोकॉपी किए गए दस्तावेजों को देखने के लिए झुकी। उसने असमंजस में कहा, फेई, द्वीपों का ये समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, किसी भी देश से बहुत दूर। प्रादेशिक जल एक विशाल क्षेत्र में फैला है और इसमें 108 द्वीप हैं, लेकिन कोई भी द्वीप बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा 100 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं है और सबसे छोटा केवल कुछ वर्ग मीटर का है। उच्च ज्वार के दौरान ये समुद्र में भी डूब जाते हैं। ऐसे द्वीप खरीदने का क्या? हालांकि यान फेई की नजर में इन द्वीपों की स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी लू पिनपिन ने बताई थी। ये वही द्वीप थे जिन्हें ओल्ड मैन गू ने नक्शे पर चिन्हित किया था और यान फेई के विकास केंद्र के रूप में नामित किया था। वह स्वयं भी उस क्षेत्र का दौरा कर चुका था और उसे अच्छी तरह जानता था। उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। मूल रूप से उसने यूरोप से लौटने के बाद इन द्वीपों की खोज करने की योजना बनाई थी। अगर द्वीपों का कोई मालिक होता तो वह उन्हें खरीद लेता, अगर नहीं तो वह उन्हें बलपूर्वक हथियाने की कोशिश करता। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह फ्रांस पहुंचा, उसे पता चला कि हालांकि द्वीपों का पहले से ही एक मालिक था, उन्हें बिक्री के लिए रखा जा रहा था। ये भाग्य का एक ऐसा मोड़ था जो यान फेई की कल्पना से परे था। यान फेई ने आत्मविश्वास से कहा, पिन पिन, मुझ पर विश्वास करो, मुझे वास्तव में इन द्वीपों की आवश्यकता है और मुझे ये अवश्य चाहिए। यान फेई के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर लू पिन पिन समझ गई कि वह द्वीपों को खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने कहा, ऐसे में मैं अपनी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ से इस बारे में सलाह मशविरा करवाऊंगी और देखूंगी कि द्वीपों के लिए कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है या नहीं और उन्हें खरीदने के लिए किन प्रक्रियाओं की जरूरत है। ड्रीम टेक्नोलॉजी चीन से आई थी और उसने संकटग्रस्त कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए देश के 2 प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। लू पिनपिन के आह्वान पर कानूनी विशेषज्ञ ली होंगजुन तुरंत दस्तावेजों की जांच के लिए आगे आए। बैनर पर दिए गए प्रमाण पत्रों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद ली होंगजुन ने पुष्टि की, श्री यान, वर्तमान प्रमाण पत्रों के आधार पर मिस्टी द्वीप नामक ये द्वीप समूह वास्तव में श्री हारुजी हरादा का है और श्री हरादा के पास इन द्वीपों की बिक्री पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। यान फेई को तब पता चला कि जापान के इस व्यक्ति का नाम हारुजी हरादा था। हरादा का नाम सुनते ही यान फेई ने ड्रोन अवतार को सक्रिय कर दिया, क्वांटम रडार का इस्तेमाल करके सीन खाड़ी तट पर मुफ्त वाईफाई से जुड़ना शुरू कर दिया, ऑक्सिलरी ब्रेन का इस्तेमाल करके नेटवर्क वर्ल्ड तक पहुंच बनाई और हारुजी हरादा के बारे में खबरें ढूंढने लगा। सहायक मस्तिष्क की शक्तिशाली सूचना एकत्रण क्षमताओं के साथ यान फेई को एक क्षण में ही हारुजी हरादा के बारे में सब कुछ पता चल गया। ये हारुजी हरादा जापानी था, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक जाना माना अपव्ययी पुत्र था। वह जापानी हरादा परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी था और छोटी उम्र में ही उसे अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया एक बड़ा व्यवसाय विरासत में मिल गया था। हालांकि हरादा में प्रबंधन की कोई प्रतिभा नहीं थी और वह जल्दबाजी में निर्णय लेने का शौकीन था। उसके नेतृत्व में कंपनी जल्द ही बिखर गई और अंततः वह इतनी दिवालिया हो गई कि उसे किसी और को खरीदना पड़ा।
एक साधारण व्यक्ति जो इस तरह के आघात का सामना करता है निश्चित रूप से कुचला जाएगा और फिर चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन हारुजी हरादा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अपने परिवार के गौरव को पुनः स्थापित करने और उसे पुनः संगठित करने के लिए उन्होंने वास्तव में जापानी शाही परिवार पर अपनी नजरें गड़ा दी। शाही परिवार द्वारा आयोजित एक पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने शाही परिवार की राजकुमारी काको का खुलेआम पीछा किया। राजकुमारी काको हरादा के लगातार दबाव को सहन नहीं कर सकी और उनसे मिलने के लिए तैयार हो गईं ताकि उन्हें स्पष्ट कर सके कि उन्हें हरादा पसंद नहीं है, और उन्होंने उनसे उनका पीछा करना बंद करने का अनुरोध किया। freewebnovel.com। कौन यह अनुमान लगा सकता था कि हरादा ने ऊपरी तौर पर राजकुमारी काको को परेशान न करने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन जैसे ही वे अलग हुए उसने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि वह राजकुमारी के साथ सोया था और राजकुमारी बिस्तर में उसके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थी और उसने राजकुमारी काको को गर्भवती कर दिया था, ये दावा करते हुए कि वह अब हरादा परिवार का हिस्सा थी। हरादा की योजना राजकुमारी काको के साथ अपने संबंधों के बारे में अफवाहें फैलाकर लोगों में ये भ्रम पैदा करने की थी कि उन्होंने चावल को पके हुए चावल में बदल दिया है। उसे उम्मीद थी कि जनता के दबाव में अपनी इज्जत बचाने में असमर्थ शाही परिवार के पास राजकुमारी काको से शादी करने के लिए राजी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर वह शाही परिवार की मदद से वापसी कर सकता था। इसके अलावा राजकुमारी काको जापानी शाही परिवार की सबसे खूबसूरत राजकुमारी के रूप में जानी जाती थी, जिनका शरीर और रूप लाजवाब था और जो कई जापानी पुरुषों की सपनों की रानी थी। इस तरह हरादा के पास धन और सुंदरता दोनों ही होंगी। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी काको अपनी खूबसूरती के बावजूद इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। उन्होंने तुरंत अपना आपा खो दिया और शाही परिवार का अपमान करने के लिए हरादा पर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। स्थिति को प्रतिकूल देखकर हरादा ने जल्दी से अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा और शाही परिवार के प्रकोप से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए। हालांकि वे फ्रांस के चार्ल्स द गॉल हवाई अड्डे तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन जापानी सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया, जिससे उनके लिए फ्रांस में प्रवेश करना या जापान लौटना असंभव हो गया। चूंकि हरादा अपने परिवार के एकमात्र बचे हुए सदस्य थे और उनके सामाजिक मेलजोल कमजोर होने के कारण उनकी मदद के लिए कोई दोस्त नहीं था। इस प्रकार उन्हें फ्रांस हवाई अड्डे पर बिना किसी की मदद के मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें चार्ल्स द गॉल हवाई अड्डे के छोटे से सीमा शुल्क क्षेत्र में अपना जीवन बिताना पड़ा। हालांकि जापानी सरकार हरादा को देश में नहीं रख सकी, लेकिन उसके भागने का पता चलने पर उसने तुरंत उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया। उन्होंने हरादा की नागरिकता आधिकारिक रूप से रद्द करने के लिए जापान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद से हरादा से जुड़ी हर चीज अब जापान की चिंता का विषय नहीं रही। बदले की कार्रवाई में जापानी सरकार ने एक कानून भी बनाया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हरादा से जुड़ी हर चीज, यहां तक कि उसके साथ रखी गई वस्तुओं का भी, जापान से कोई संबंध नहीं है। उसे अब किसी भी जापानी नागरिक के अधिकार या सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। उस समय हरादा के पास अपनी फिजूल खर्ची के कारण लगभग कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास अब केवल उजाड़ निर्जन द्वीपों का एक द्वीप समूह ही था, इसलिए जापानी सरकार ने इस मामले को निपटाना बहुत आसान समझा। उसके बाद से हरादा के स्वामित्व वाले द्वीप जापान से असंबद्ध हो गए और किसी अन्य देश के नहीं रहे। इंटरनेट के जरिए हारुजी हरादा की करतूतों के बारे में जानने के बाद यान फेई इस आदमी की बेशर्मी देखकर हैरान रह गया कि उसने एक शाही कांड रच दिया था। वह न सिर्फ जापान के सभी लोगों का सार्वजनिक दुश्मन बन गया था, बल्कि उसने एक देश की सरकार को खास तौर पर अपने लिए एक कानून बनाने के लिए भी उकसाया था, जो वाकई एक अभूतपूर्व और अनोखी घटना थी। हालांकि एक बार जब उसे इस जानकारी का मतलब समझ में आया, तो यान फेई खुशी से झूम उठा। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि मिस्टी द्वीप को कानूनी तौर पर कैसे हासिल किया जाए और उसे अपना निजी द्वीप कैसे बनाया जाए। उसे क्या पता था कि यह अचानक उसके सामने आ जाएगा। उसे बस अपना हाथ बढ़ाना था और द्वीप आसानी से उसका हो सकता था। हारुजी हरादा द्वारा जापानी शाही परिवार की राजकुमारी पर की गई बदनामी की घटना के बाद क्रोधित जापानी सरकार ने कानूनी तौर पर इस द्वीप को त्याग दिया था, जिसका अर्थ है कि यह वर्तमान में किसी भी देश का नहीं है और किसी भी अन्य देश ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। दूसरे शब्दों में, एक बार यान फेई द्वारा द्वीप खरीद लेने के बाद ये पूरी तरह से एक निजी व्यक्ति के रूप में उनका हो जाएगा। ये किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा। द्वीप समूह का नाम मिस्टी आइलैंड था, जिसका अर्थ था कि ये द्वीप साल भर कोहरे में लिपटे रहते थे, जिससे बाहरी लोगों के लिए इन्हें स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो जाता था।
यान फेई की मिस्टी आइलैंड की पिछली यात्रा के दौरान रात गहरी हो चुकी थी और संयोग से द्वीप के ऊपर का कोहरा छट चुका था, जिससे वह क्वांटम रडार की मदद से द्वीप पर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। आमतौर पर द्वीप समूह अधिकांश समय कोहरे में छिपा रहता था। फिर भी यह कोहरा यान फेई के लिए कोई बड़ी बाधा नहीं था। उसकी प्राथमिकता द्वीप समूह पर कानूनी कब्जा करना था। एक अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ से सलाह मशविरा करने के बाद यान फेई ने द्वीप खरीदने के लिए कदम उठाए। सारी बातचीत हो जाने के बाद उन्होंने आखिरकार हारूजी हरादा को जगाया। हारूजी हरादा 1 साल से गरीबी में जी रहे थे, लगभग भूख से मर रहे थे, जिससे उन्हें अपनी पिछली विलासिता भरी जिंदगी की लगातार याद आती थी। बदकिस्मती से उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास इन द्वीपों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि यान फेई मिस्टी द्वीप खरीदना चाहते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यान फेई द्वारा कीमत के बारे में पूछे जाने पर हारूजी हरादा एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर सावधानी से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मांग लिए। हारूजी हरादा के मन में अपने पूर्वजों से मिले इस उजाड़ द्वीप का कोई मूल्य नहीं था, बल्कि यह उनकी एकमात्र संपत्ति थी। उन्होंने इस द्वीप पर भरोसा करके अपनी जिंदगी बदलने की उम्मीद की थी। अफसोस की बात है कि मिस्टी द्वीप को बेचने की 1 साल की कोशिशों के बाद जब किसी ने दिलचस्पी दिखाई तो उन्होंने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत तय करने में सावधानी बरती। उनके मन में उन्हें उम्मीद थी कि यान फेई मोलभाव करेंगे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि यान फेई ने कीमत सुनते ही तुरंत हामी भर दी। आम लोगों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक बड़ी दौलत है, खासकर वर्तमान में दरिद्र हारूजी हरादा के लिए। लेकिन यान फेई के लिए ये रकम नगण्य थी। बाद में किसी को उसके कार्यों पर सवाल उठाने का कोई आधार न मिले, इस उद्देश्य से यान फेई ने हारूजी हरादा की मांगी गई कीमत चुकाने के लिए तुरंत हामी भर दी। चूंकि दोनों पक्ष मिस्टी द्वीप की बिक्री मूल्य पर सहमत हो गए थे, इसलिए बाकी प्रक्रिया बहुत आसान थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ की सलाह पर यान फेई ने चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे पर एक वकील नियुक्त किया और हवाई अड्डे के भीतर एक एजेंसी के नोटरी को घटनास्थल पर आमंत्रित किया। वकील द्वारा हारूजी हरादा के द्वीप स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि और दोनों पक्षों के इरादों की पुनः पुष्टि करने के बाद उन्होंने नोटरी अधिकारी के प्रमाणीकरण के तहत द्वीप के लेन देन को अंतिम रूप दिया। अन्य द्वीपीय लेन देनों के विपरीत, जिनके लिए राष्ट्रीय सरकारी विभाग की स्वीकृति आवश्यक होती है, मिस्टी द्वीप एक ऐसा द्वीप था जहां जापान ने सक्रिय रूप से संप्रभुता का त्याग कर दिया था। इसलिए जब तक द्वीप के मालिक और खरीदार एक समझौते पर पहुंचकर राशि का भुगतान कर देते, लेन देन तुरंत पूरा हो जाता। इसके अलावा वे वास्तव में यहां फ्रांसीसी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह नामात्र का कानूनी शून्य था। इसलिए फ्रांसीसी सरकार लेन देन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, जिससे हारूजी हरादा को किसी भी देश या एजेंसी को कर चुकाए बिना धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। ये सुनिश्चित करते हुए कि द्वीप के लेन देन में कोई कानूनी खामियां न हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ और संबंधित वकील के बीच परामर्श के बाद और कानूनी पेशे में अपने सहयोगियों से सलाह प्राप्त करने के बाद उन्होंने सभी संभावित चिंताओं पर विचार किया और उनका समाधान किया, जिससे लेन देन पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पूरी लेन देन प्रक्रिया का वीडियो बनाया, जिसमें नोटरी एजेंसी के कर्मचारी पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे। इन कानूनी दस्तावेजों और वीडियो साक्ष्यों के साथ और यान फेई द्वारा तुरंत खरीद शुल्क का भुगतान करने के साथ मिस्टी द्वीप आधिकारिक तौर पर उनकी निजी संपत्ति बन गया और कोई भी अन्य देश या देश इसमें कोई कानूनी खामी नहीं ढूंढ सकता था या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रखता था। द्वीप खरीदने के सारे कागजात निपटाकर और जरूरी कानूनी दस्तावेज हासिल करके 2 घंटे बीत चुके थे। हारूजी हरादा, जो पहले कंगाल थे, ने अचानक अपना बेकार पुश्तैनी द्वीप बेच दिया और उन्हें 5 लाख अमेरिकी डॉलर मिले, जिससे वह बेहद खुश हुए। वह अपनी पुरानी फिजूल खर्ची पर लौट आए, अंतर्राष्ट्रीय हॉल में खूब पैसा खर्च किया और राहत की सांस ली। इस रकम से भले ही वह जा न पाए, हारूजी हरादा बेफिक्र होकर जी सकते थे। कम से कम अब तो वह कह सकते थे कि उनकी जिंदगी सुरक्षित है। यान फेई भी मिस्टी आइलैंड के अधिग्रहण से बहुत खुश थे। चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब वे हवाई अड्डे से बाहर निकले तो एशियाई फीचर वाले 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकारों ने उन्हें तुरंत रोक लिया, जो उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। माइक्रोफोन पर मीडिया लोगो पहचानते हुए यान फेई ने देखा कि ज्यादातर पत्रकार चीन से थे, कुछ दक्षिण कोरिया से और एक जापान से। एक दक्षिण कोरियाई पत्रकार आगे बढ़ा, इस बात की परवाह किए बिना कि यान फेई साक्षात्कार के लिए तैयार है या नहीं, और ऊंची आवाज में फ्रेंच में पूछा, श्रीमान यान, मैं किम ब्योंग सान हूं, दक्षिण कोरिया के चोसुन इल्बो का एक पत्रकार।
मेरे पीछे वाला व्यक्ति दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन लीग का होंग युवानटिंग है। वह आपको दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो की ओर से आधिकारिक तौर पर एक चुनौती पत्र जारी कर रहा है। क्या आप इसे स्वीकार करने का साहस रखते हैं? यान फेई ने अपना कान साफ किया और मंदारिन में कहा, माफ कीजिए, मुझे फ्रेंच समझ नहीं आती। कृपया अंग्रेजी या चीनी में बोलें। किम ब्योंग सान एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन चूंकि वे चीनी भाषा समझते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अंग्रेजी में बात की और जो कुछ उन्होंने कहा था उसे दोहराया। यान फेई मन ही मन उपहास कर रहा था। इस दौरान वह लगातार कमजोरी का दिखावा करता रहा था, अपराधबोध और युद्ध में शामिल होने की अनिच्छा का भाव अपनी रणनीति के तहत बनाए रखता था। और हाँ, ये दक्षिण कोरियाई लोग उसके झांसे में आ गए और उसे चुनौती पत्र देने आ गए। उसने उपहास करते हुए कहा, चुनौती पत्र लाओ, मैं इसे स्वीकार करता हूं। दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो विश्व प्रचार लीग के प्रतिनिधि होंग युवानटिंग मूल रूप से अहंकारी थे। वे यान फेई के लड़ने से इनकार करने पर कठोर शब्दों से उसे स्वीकार करने के लिए दबाव डालने की योजना बना रहे थे, ताकि वे अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकें। यान फेई को मजबूर करने के लिए उन्होंने कई बार इस परिदृश्य की कल्पना भी की और सोचा कि कैसे अपने शब्दों से यान फेई को क्रोधित किया जाए। अप्रत्याशित रूप से यान फेई का रवैया नाटकीय रूप से बदल गया, जो चीन में उनके युद्ध से बचने के तरीके से बिल्कुल अलग था। होंग युवानटिंग अपने आक्रामक शब्द नहीं बोल पा रहे थे और कुछ असमंजस में लग रहे थे। चुनौती पत्र हाथ में लिए वे एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर भी उसे यान फेई की ओर बढ़ा दिया। यान फेई ने चुनौती पत्र लिया, जो एक लिफाफा निकला। उसने उसे खोला और उसमें 3 कागज के टुकड़े मिले। एक पत्र पर ब्रश से लिखा था, चुनौती पत्र, और उसके नीचे लिखा था, मैं दक्षिण कोरिया के ताइक्वांडो से किम हयेम्योंग, नौवीं डैन ब्लैक बेल्ट चीनी कुंग फू मास्टर यान फेई को चुनौती देता हूं। चुनौती का समय 15 अक्टूबर 2018 रात 10 बजे। स्थान मोंटे कार्लो कैसीनो, मोनाको। चुनौती पत्र चीनी भाषा में संक्षिप्त और पाठक के लिए स्पष्ट रूप से लिखा गया था। चुनौती पत्र के निचले भाग में चुनौती देने वाले भाग में किम हयेम्योंग के नाम के हस्ताक्षर थे, जबकि चुनौती देने वाले भाग को खाली छोड़ दिया गया था, यान फेई के हस्ताक्षर और पुष्टि की प्रतीक्षा में। ये चुनौती पत्र 2 प्रतियों में था। प्रत्येक पक्ष के पास एक प्रति थी, जो दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के बाद आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाती थी, और चुनौती 5 दिन बाद निर्धारित की जाती थी। लिफाफे में कागज का तीसरा टुकड़ा चुनौती का स्पष्टीकरण था, जिसमें चुनौती की विशिष्ट शर्तें शामिल थीं, जिसमें 3 अरब अमेरिकी डॉलर के जुआ कोष के उपयोग का विवरण भी शामिल था। चुनौती के विवरण को पढ़ने के बाद यान फेई ने मुड़कर एक कार्यकर्ता के हाथ से ब्रश लिया, उसकी नोक स्याही में डुबोई और चुनौती पत्र की 2 प्रतियों पर चुनौती वाले भाग में अपना नाम लिख दिया। यान फेई का अपने शरीर पर अत्यधिक नियंत्रण था, इसलिए उनके ब्रश से लिखावट भी बहुत उच्च स्तर की थी। उनके हस्ताक्षर, जो जोश और शक्ति से भरे थे, उनके लेखन को किम हयेम्योंग से कहीं अधिक प्रभावशाली बनाते थे। यान फेई ने हस्ताक्षरित चुनौती पत्रों में से एक को होंग युवानटिंग को वापस सौंप दिया, दूसरा अपने पास रख लिया और कहा, मुझे बारीकियों की पूरी जानकारी है, मैं आपसे मोटे कार्लो में मिलूंगा। होंग युवानटिंग ये देखकर दंग रह गया कि यान फेई ने चुनौती की औपचारिकताएं कितनी जल्दी पूरी कर लीं। उसकी कल्पना में क्या यान फेई को उसके तीखे उपहास के बीच ही अनिच्छा से चुनौती पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। लेकिन स्थिति उलट थी। यान फेई चुनौती पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यान फेई को बिना कोई सवाल पूछे चुनौती पत्र पर हस्ताक्षर करते देख चीनी पत्रकार चिंतित हो गए। एक पत्रकार ने पूछा, श्रीमान यान, क्या आप इस किम हयेम्योंग के बारे में ज्यादा जानते हैं? मेरे पास मौजूद जानकारी के अनुसार किम हयेम्योंग दक्षिण कोरिया के सबसे शक्तिशाली ताइक्वांडो गुरु हैं। उनका ताइक्वांडो वास्तविक युद्ध पर आधारित है, जो प्रदर्शन आधारित ताइक्वांडो से बिल्कुल अलग है और बेहद घातक है। किम हयेम्योंग का मुख्य युद्ध क्षेत्र अंडरवर्ल्ड की अप्रतिबंधित युद्ध प्रतियोगिताएं हैं। वहां उन्होंने खूनी संघर्ष किया है, अपने सभी पराजित विरोधियों को बेरहमी से मार डाला है, एक सच्चे सामूहिक हत्यारे की तरह। युद्ध प्रतियोगिता समिति की शक्ति रैंकिंग के अनुसार वह दुनिया में 7वें स्थान पर हैं। क्या आप वाकई इतनी विशाल युद्ध शक्ति वाले इस व्यक्ति की चुनौती स्वीकार करना चाहेंगे? यान फेई जानता था कि चीनी पत्रकार उसे याद दिला रहा था, उसे बता रहा था कि चुनौती देने आ रहा ताइक्वांडो मास्टर कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है, यहां तक कि दुनिया की अप्रतिबंधित फाइटिंग प्रतियोगिता में 7वें स्थान पर भी। हालांकि जैसे ही यान फेई ने किम हयेम्योंग का नाम देखा, उसने तुरंत ऑक्सिलरी ब्रेन से इंटरनेट पर किम हयेम्योंग का डेटा ढूंढने को कहा।
ऑक्सिलरी ब्रेन की भयानक जानकारी जुटाने की क्षमता के कारण वह किम हायेम्योंग के बारे में सब कुछ जान चुका था, यहां तक कि उसके फाइटिंग वीडियो भी। ऑक्सिलरी ब्रेन के विश्लेषण से यान फेई ने पाया कि किम हायेम्योंग का ताइक्वांडो अत्यधिक युद्ध उन्मुख था, जो बहुत शक्तिशाली और जानलेवा प्रतीत होता था और जिसमें अजेयता का भाव था। हालांकि किम हायेम्योंग मूलतः अभी भी एक जन्मजात विशेषज्ञ था और उसने ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करके ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ नहीं बना था। यान फेई की वर्तमान शक्ति के साथ वह जन्मजात विशेषज्ञों के विरुद्ध पहले से ही अपराजय स्थिति में था। यदि वह ब्लैक स्फीयर की शीघ्र उपचार की छल विधि का प्रयोग करता, यहां तक कि आत्मा विनाशकारी युक्तियों का भी प्रयोग करता, तो वह सर्वोच्च जन्मजात विशेषज्ञों को भी परास्त कर सकता था। चूंकि किम हायेम्योंग स्पष्ट रूप से सर्वोच्च जन्मजात विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए यान फेई को अपनी जीत का पूरा विश्वास था। इसलिए जब यान फेई ने चुनौती पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो वह इसलिए कि उसे अपने दुश्मन की अच्छी समझ थी और उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। वरना अगर उसे दुश्मन अपराजय लगता तो यान फेई बहुत पहले ही पीछे हटने का बहाना ढूंढ लेता। वह खुद को खतरे में नहीं पड़ने देता, भले ही इसके लिए उसे दूसरों द्वारा उपहास का पात्र बनना पड़े। यान फेई ने भावुक और जोशीले लहजे में कहा, हालांकि मैं चीनी कुंग फू का एक साधारण अभ्यासी हूं, फिर भी मैं ताइक्वांडो की चुनौती से पीछे नहीं हटूंगा। ये हम चीनी पुरुषों का साहस है। मैं युद्ध में चीनी कुंग फू का प्रतिनिधित्व करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन चूंकि दक्षिण कोरिया का एक निम्न स्तरीय ताइक्वांडो गुरु मुझे चुनौती देना चाहता है, इसलिए मैं उसे हमारे चीनी कुंग फू के कौशल का अनुभव करा सकता हूं। हमारा चीनी कुंग फू गहन और गूढ़ है, और भले ही मैंने इसके एक छोटे से अंश में ही महारत हासिल की हो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे अभिमानी दक्षिण कोरियाई हरा सके। पत्रकार चिंतित हो गया जब यान फेई उसकी चेतावनी को समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि यान फेई को किम हायेम्योंग की क्षमताओं का अंदाजा नहीं है और वह बस एक आवेगपूर्ण गलती कर रहा है जो आमतौर पर युवाओं में होती है। हालांकि इस स्थिति में कुछ बातें नहीं कही जा सकती थीं। उसने गुप्त रूप से किम हायेम्योंग के बारे में और जानकारी इकट्ठा करके यान फेई को देने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि यान फेई चुनौती वापस ले लेगा। वादा तोड़ देना जान गंवाने से बेहतर था। जापानी पत्रकार ने कोशिश की और यान फेई के सामने आकर अंग्रेजी में कहा, श्रीमान यान, आपने दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो खिलाड़ी की चुनौती स्वीकार कर ली है। क्या आप हमारे जापानी कराटे खिलाड़ी की चुनौती भी स्वीकार करेंगे? सवाल पूछने वाले इस जापानी पत्रकार को देखकर यान फेई को तुरंत नए नए हासिल किए गए धुंधले द्वीप की याद आ गई। उसके मन में एक योजना बनी और उसने कहा, माफ कीजिए, मैं सिर्फ चुनौती स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके जापानी कराटे के अभ्यासी 3 अरब अमेरिकी डॉलर दांव पर लगा सकें, तो मैं आपकी चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूं। जापानी पत्रकार ने असंतुष्ट होकर कहा, श्रीमान यान, चीनी कुंग फू और हमारी जापानी कराटे दोनों ही मार्शल आर्ट के रूप हैं। मूलतः दोनों के स्तर में कोई अंतर नहीं है। नियमित आदान प्रदान और एक दूसरे की खूबियों से सीखकर ही हम दोनों प्रगति कर सकते हैं। इस तरह की चुनौती दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है और दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं। 3 अरब अमेरिकी डॉलर का दांव क्यों लगाया जाए? यान फेई ने व्यंग्य किया, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूं जिसकी दौलत अरबों में है और जो हर मिनट लाखों कमाता है। मेरा समय बेहद कीमती है। तुम मुझसे मुफ्त में मुकाबला करने की उम्मीद करते हो? क्या तुम मुझे हंसाने के लिए नहीं आए हो? ओह बिल्कुल सही, अभी अभी एयरपोर्ट से गुजरते हुए कस्टम्स पर मेरी मुलाकात एक मजाकिया जापानी व्यक्ति से हुई। वो भिखारी जैसा लग रहा था। उसका नाम हारुजी हरादा था और कहा जाता है कि वो जापान का एक अहम चेहरा है। लगता है जापानी लोग हाल ही में पेशेवर कॉमेडी की ओर मुड़े हैं। जापानी पत्रकार, जो फ्रांस में तैनात जापानी मीडिया का संवाददाता था, चार्ल्स द गॉल हवाई अड्डे पर हारुजी हरादा की दुर्दशा के बारे में स्वाभाविक रूप से जानता था। हालांकि वह राजकुमारी काको के प्रति हरादा के अनादर से बहुत नाराज था और हमेशा हरादा को नीची नजर से देखता था। अब यान फेई द्वारा जापानी लोगों की तुलना हरादा की कॉमेडी से करते हुए सुनकर असंतुष्ट जापानी पत्रकार ने कहा, वह हारुजी हरादा अब जापानी नहीं रहे, उन्हें जापानी नागरिकता से निष्कासित कर दिया गया है। अब वह एक राष्ट्रविहीन व्यक्ति है, इसलिए कृपया उनके व्यवहार को हम जापानियों से न जोड़ें। यान फेई चौंक गई और बोली, आह, तो वह व्यक्ति एक नकली जापानी था। मैंने अभी अभी उससे मिस्टी आइलैंड नाम का एक द्वीप खरीदा है और उस पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। लगता है मेरे साथ धोखा हुआ है। ये कहने के बाद यान फेई ने हारुजी हरादा से खरीदे गए द्वीप के कानूनी दस्तावेज निकाले,
उन्हें जापानी पत्रकार के सामने लहराया ताकि उसके पीछे लगा वीडियो कैमरा उसकी सामग्री को स्पष्ट रूप से कैद कर सके, और वह खुद बहुत नाराज दिखाई दिया। जापानी पत्रकार ने कानूनी दस्तावेज साफ देखे और तुरंत अपने वीडियो कैमरा ऑपरेटर से उन्हें रिकॉर्ड करवा लिया। फिर हंसते हुए कहा, श्रीमान यान, सच कहूं तो हारुजी हरादा ने आपको धोखा नहीं दिया। उनके पास एक द्वीप जरूर था, लेकिन अब वह किसी देश का नहीं है। इसलिए उस द्वीप को खरीदने से आपको सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई देश नहीं रहेगा। यान फेई के दर्द भरे चेहरे को देखकर जापानी पत्रकार को अपनी श्रेष्ठता का एहसास हुआ और उसने अपनी बात जारी रखी। श्रीमान यान, जहां तक मुझे पता है, उस द्वीप को मिस्टी आइलैंड कहा जाता है, जो साल भर कोहरे में डूबा रहता है, जहां ताज़ा पानी की कमी है और जहां कठोर वातावरण है। वहां पौधे भी नहीं उग सकते, इंसान तो दूर की बात है। उस इलाके का समुद्र तल पूरी तरह से कठोर चट्टानों से बना है और उसकी सबसे गहरी जगह 10 मीटर से थोड़ी ज्यादा है। बड़े जहाज वहां आसानी से नहीं जा सकते। छोटी मछली पकड़ने वाली नावें भी वहां मछली नहीं पकड़ सकती, क्योंकि उस समुद्री क्षेत्र में मत्स्य संसाधन ही नहीं है। यान फेई कुछ हक्की बक्की सी लग रही थी, लगातार बुदा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक भिखारी के हाथों कैसे धोखा खा सकती हूँ? क्या वह द्वीप एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं होना चाहिए? यान फेई के अचंभित भाव को देखकर जापानी पत्रकार को एक विचित्र खुशी हुई और उसने अपना मजाक जारी रखा। उस द्वीप की भी एक अजीबोगरीब घटना है, वह लगातार डूब रहा है। आंकड़ों के अनुसार ये द्वीप हर साल 25 से 30 सेंटीमीटर डूबता है। डूबने की इसी दर से ज्यादा 10 सालों में ये द्वीप पूरी तरह से समुद्र की सतह के नीचे गायब हो जाएगा। तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपने एक बेकार, अनुपयोगी द्वीप खरीद लिया होगा। यान फेई ने पहले इंटरनेट पर मिस्टी द्वीप के बारे में जानकारी खोजी थी और उसे पता था कि किसी अज्ञात कारण से ये द्वीप तेजी से डूब रहा है और इस डूबने की दर और भी तेज हो रही है। पिछले 30 सालों में ये द्वीप कुल मिलाकर 2 मीटर से ज्यादा डूब चुका है, जिससे कई चट्टानें समुद्र के पानी में डूब गई हैं। फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि हाल के वर्षों में डूबने की दर और भी बढ़ गई है। अगर यह इसी गति से डूबता रहा तो 10 साल में ये द्वीप पानी में डूब जाएगा। यान फेई मन ही मन कुछ उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि बूढ़ा गू मिस्टी द्वीप पर क्यों ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्या यह हो सकता है कि वह बिंदु बस एक बेतरतीब जगह थी जिसे गू ने चुना था और वहां उसे कुछ भी विकसित करने की जरूरत नहीं थी? अब तक मिली जानकारी के आधार पर मिस्टी द्वीप बिल्कुल बेकार था और उसमें विकास की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। ये सोचकर यान फेई, जो प्रदर्शन कर रहा था, अचानक सचमुच निराश हो गया। उसका चेहरा कुछ उदास सा हो गया। उसने चुपचाप द्वीप खरीदने के कानूनी दस्तावेज समेटे, पत्रकारों की भीड़ को चीरता हुआ उसे लेने आए कार में बैठा और हवाई अड्डे से निकल गया। जापान के पत्रकारों को यान फेई के असली विचार पता नहीं थे और उन्होंने मान लिया कि वह एक बेकार द्वीप खरीदने के कारण उदास है। इसलिए उन्होंने तुरंत ये खबर जापान वापस भेज दी और रेटिंग बढ़ाने के इरादे से इसे मनोरंजन समाचार के रूप में टेलीविजन और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। इस बीच ये खबर कि यान फेई ने एक दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो गुरु की 6 अरब अमेरिकी डॉलर की दांव पर लगी चुनौती स्वीकार कर ली है, दरअसल एक हास्यास्पद खबर के बाद प्रकाशित की गई। कार में यान फेई की आंखें एकाग्र नहीं थीं और वह ताइक्वांडो चुनौती पत्र पर ध्यान लगाए बिना चुपचाप बैठा रहा। लू पिनपिन को लगा कि यान फेई चुनौती को लेकर चिंतित है, इसलिए वह उसे दिलासा देने के लिए बोल ही पड़ा, फेई, इस चुनौती पत्र का कोई कानूनी बल नहीं है। अगर तुम भाग नहीं लेना चाहते तो हम इसे फाड़ सकते हैं। तुम एक प्रसिद्ध सफलता हो, अगर तुम समझौता तोड़ भी दोगे और लड़ोगे भी नहीं तो कोई तुम पर नहीं हंसेगा। यान फेई पहले से ही किम हये म्यो की बारीकियों से वाकिफ था और उसकी अजेयता पर पूरा भरोसा रखता था। स्वाभाविक रूप से उसे चुनौती की कोई चिंता नहीं थी, उससे पीछे हटने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसकी हालिया निराशा पूरी तरह से इसलिए थी क्योंकि वह मिस्टी द्वीप का उपयोग नहीं समझ पा रहा था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ओल्ड मैन गू ने अपनी भविष्यवाणी करने की क्षमता कई बार साबित कर दी थी, इसलिए नक्शे पर उसने जो बिंदु चिन्हित किया था वह निश्चित रूप से कोई बेतरतीब बात नहीं थी और उसका कोई खास मतलब जरूर था। अब जब उसने द्वीप हासिल कर लिया था, यान फेई को बस सही समय का इंतजार करना था और स्वाभाविक रूप से उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है। तभी यान फेई एक और बात पर विचार करने लगा। उसे हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय के धर्मरथ भंडार में हत्यारे संप्रदाय का वित्तीय बहीखाता मिला था। उस बहीखाते में इस अवधि के दौरान हत्यारे संप्रदाय की वित्तीय आय और व्यय का विवरण था।
दुनिया में हत्यारे संप्रदाय के फिर से उभरने के कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा मशहूर उद्योगपतियों और राजनीतिक हस्तियों के परिवार के सदस्यों का अपहरण कर लिया और 120 अरब अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम रकम हड़पने में कामयाब रहे। हत्यारे संप्रदाय के संचालन कोष के रूप में इस्तेमाल किए गए एक हिस्से के अलावा बाकी 115 अरब डॉलर एक स्विस बैंक के गुप्त खातों में जमा कर दिए गए। गुप्त स्विस बैंक खातों के नंबर और निकासी पासवर्ड सब बही खाते में दर्ज थे। ये गुप्त खाते भुगतान हस्तांतरण के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे, इसलिए जब यान फेई ने खाता और पासवर्ड हासिल किया और नेटवर्क वर्ल्ड से जुड़ा तो उसने तुरंत गुप्त खाते से पूरे 115 अरब डॉलर अपने गुप्त खाते में स्थानांतरित कर लिए और इस तरह एक बड़ी संपत्ति बना ली। इस गुप्त खाते में मौजूद भारी धनराशि की वजह से ही यान फेई को एक ताइक्वांडो मास्टर के साथ 6 अरब अमेरिकी डॉलर की बड़ी रकम दांव पर लगाकर लड़ने का आत्मविश्वास मिला। हालांकि चूंकि यह पैसा गंदा था और उजागर नहीं किया जा सकता था, इसलिए यान फेई हमेशा इसका इस्तेमाल न करने के लिए सावधान रहता था। यान फेई ने जानबूझकर दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो विशेषज्ञों को चुनौती देने के लिए कमजोरी का नाटक किया और 3 अरब अमेरिकी डॉलर की शर्त रखी, जिसका एक मकसद ड्रीम टेक्नोलॉजी के विकास के लिए हत्यारे संप्रदाय से प्राप्त काले धन का एक हिस्सा सफेद करना था। हालांकि यान फेई जानता था कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं और 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के काले धन को सफेद करना नामुमकिन होगा, इसलिए उसने इस अप्रत्याशित लाभ की खबर लू पिनपिन को बताने की योजना बनाई। वित्त के मामले में यान फेई की नासमझी की तुलना में लू पिनपिन एक सच्चे विशेषज्ञ थे, जो वित्तीय लेन देन की सभी संचालन तकनीकों के जानकार थे। अगर वे चीन में होते तो वित्त पर कड़े नियंत्रण के कारण लू पिनपिन संयमित होते और स्वाभाविक रूप से सारा धन शोधन करने में असमर्थ होते। हालांकि यूरोप में, जहां वित्तीय लेन देन आम थे और प्रत्यक्ष और गुप्त दोनों तरीके प्रचलित थे, लू पिनपिन इस गंदे धन को जल्दी से सफेद करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते थे और इसे ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए वैध संपत्ति में बदल सकते थे। यान फेई ने अपने अगले कदम के बारे में सोचा जैसे ही उनकी कार पेरिस के डाउनटाउन में दाखिल हुई। पेरिस एक आधुनिक और पारंपरिक शहर है जिसका व्यापक और प्रभावशाली प्रभाव है। चाहे कोई भी हो, पेरिस में प्रवेश करते ही उसे जीवन में अपनी जगह और स्थिति का एहसास होता है। ये वाकई एक अद्भुत शहर है। लू पिनपिन ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए पेरिस स्थित रिट्ज होटल बुक किया था, जो सीन नदी के किनारे स्थित है और सबसे प्रसिद्ध होटलों में से एक है। अपनी सादगीपूर्ण विलासिता के लिए जाना जाने वाला ये होटल कई मशहूर हस्तियों की पसंदीदा जगह थी। समूह रिट्ज होटल पहुंचा और फिर रिसेप्शन पर चेक इन के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त गाइड को अपने पासपोर्ट सौंप दिए, जबकि अन्य लोग सोफे पर आराम कर रहे थे। कुछ लोग जो पहले कभी पेरिस नहीं गए थे, होटल के बाहर विशिष्ट रूप से भिन्न पश्चिमी स्थापत्य शैली को उत्सुकता से देख रहे थे। होटल की लॉबी में सोफे पर बैठे यान फेई विचारों में खोए हुए थे और अनजाने में उनके सामने लगी बड़ी एलसीडी स्क्रीन पर उनकी नजर पड़ गई। टीवी पर एक स्थानीय फ्रांसीसी समाचार रिपोर्ट प्रसारित हो रही थी। पत्रकारों ने बताया कि ब्रिटेन में रहने वाले फ्रांस के एक कला संग्रहकर्ता का निधन हो गया है और उन्होंने अपनी कलाकृतियों का जीवन भर का संग्रह पेरिस के लूव्र संग्रहालय को दे दिया है। टीवी समाचारों में संग्रहकर्ता द्वारा अपने कला संग्रह के दान की प्रक्रिया और उसकी कलाकृतियां दिखाई जा रही थीं। यान फेई को इन कलाकृतियों में जरा भी रुचि नहीं थी, वह बस अवचेतन रूप से उन्हें देख रहा था और मन ही मन कुछ और सोच रहा था। जब यान फेई की नज़र टेलीविजन स्क्रीन पर जंग लगी डिस्क पर पड़ी तो सहायक मस्तिष्क ने एक संदेश भेजा, विशेष वस्तु का पता चला, ड्रोन अपग्रेड आवश्यक वस्तुएं। सहायक मस्तिष्क के डेटाबेस में जंग लगी डिस्क की एक छवि दिखाई दी। यान फेई पहले तो चौंका, फिर तुरंत खुशी से फूला नहीं समाया। इससे पहले हत्यारे संप्रदाय के मुख्यालय में सहायक मस्तिष्क से मिले एक अनुस्मारक के जरिए उसने ड्रोन अपग्रेड की एक जरूरी वस्तु हासिल कर ली थी, एक जंग लगी चेन जिसे हथियार समझकर इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रोन अपग्रेड की जरूरी वस्तुओं की संख्या अब 1/3 हो गई थी, जिससे पता चलता है कि उसने ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी वस्तुओं में से एक हासिल कर ली थी, लेकिन अपग्रेड की शर्तों को पूरा करने के लिए अभी भी 2 और वस्तुओं की जरूरत थी। यान फेई को समझ नहीं आ रहा था कि ड्रोन अपग्रेड के लिए जरूरी चीजें क्या हैं, इनसे ड्रोन अपग्रेड क्यों संभव है, न ही उसे ये समझ आ रहा था कि इन चीजों को कैसे हासिल किया जाए और बाकी 2 जरूरी चीजें कहाँ हैं। जरूरी चीजों के बिना भले ही वह मेरिट पॉइंट्स और कच्चे माल की जरूरतें पूरी कर लेता, ड्रोन को दोबारा अपग्रेड नहीं किया जा सकता था। जब वह अगली ड्रोन अपग्रेड की जरूरी चीजों को ढूंढने की चिंता में था, तभी फ्रांसीसी न्यूज ने उसे दूसरी जरूरी चीज जंग लगी डिस्क का खुलासा करके चौंका दिया।
टेलीविजन पर जंग लगी डिस्क देखकर यान फेई ने मन बना लिया कि उसे हर हाल में वह जंग लगी डिस्क हासिल करनी है। जी हाँ, यान फेई की योजना उसे चुराने की थी, न कि किसी वैध तरीके से हासिल करने की। लूवर संग्रहालय एक फ्रांसीसी संग्रहालय था जिसमें बड़ी संख्या में सांस्कृतिक अवशेष प्रदर्शित थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर अवशेष फ्रांसीसी लोगों की संपत्ति नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के विभिन्न देशों से सैन्य बल के इस्तेमाल से उन्हें प्राप्त हुए थे, जिनमें बड़ी संख्या में चीनी सांस्कृतिक अवशेष भी शामिल थे। यान फेई के लिए यहां से जंग लगी डिस्क लेना छीने गए चीनी सांस्कृतिक अवशेषों के लिए कुछ ब्याज वापस पाने के बराबर था, और उसे इसमें कोई शर्म नहीं थी। इसलिए यान फेई ने अपना ध्यान केंद्रित किया और समाचार रिपोर्ट पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन पाया कि जब जंग लगी डिस्क टीवी स्क्रीन पर दिखाई दी तो रिपोर्टर ने यह नहीं बताया कि वह क्या है। शायद संग्रहकर्ता को भी पता नहीं था कि वह क्या है, जिससे उसके बारे में जानकारी का अभाव समझ में आता है। जंग लगी डिस्क के बाद यान फेई के लिए अपरिचित अन्य कलाकृतियां भी स्क्रीन पर आईं, लेकिन इन सभी कलाकृतियों के साथ विस्तृत व्याख्याएं और परिचय भी दिए गए थे। सभी कलाकृतियां प्रदर्शित होने के बाद रिपोर्टर ने बताया कि कला संग्रह के लिए दान समारोह समाप्त हो गया है। सभी कलाकृतियां कल लूवर संग्रहालय पहुंच जाएंगी और उसके अगले दिन कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा और जनता से उन्हें देखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिर समाचार समाप्त हो गया। यान फेई को कुछ ऐसा मिल गया था जिसकी उसे तुरंत जरूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई निशान नहीं था, मानो उसने खबर देखी ही न हो। हालांकि उसने गुप्त रूप से 300 किलोमीटर दूर ड्रोन को सक्रिय कर दिया था और क्वांटम रडार के जरिए ऑक्सिलरी ब्रेन को नेटवर्क वर्ल्ड से फिर से जोड़ दिया था ताकि उस फ्रांसीसी प्रवासी कला संग्राहक के बारे में जानकारी ढूंढी जा सके। सहायक मस्तिष्क द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के तहत उस संग्रहकर्ता की जानकारी अचानक यान फेई के दिमाग में आ गई। संग्रहकर्ता एक साधारण व्यवसाय था, दुर्भाग्य से निसंतान, इसलिए 2 साल पहले ही उसने अपनी मृत्यु के बाद अपनी सभी संग्रहित वस्तुएं लूवर संग्रहालय को दान करने की वसीयत पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दुर्भाग्य से 2 दिन पहले ही उसका निधन हो गया, इसलिए उसके वकील ने तुरंत वसीयत के अनुसार काम किया और सभी कलाकृतियां लूवर संग्रहालय को दान कर दी। कलेक्टर सचमुच अस्तित्व में था और उसकी वसीयत 2 साल पहले ही बन चुकी थी, जिससे यान फेई ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि कलेक्टर द्वारा कलाकृतियों का दान शायद उसे धोखा देने के लिए कोई जाल या योजना नहीं थी। आखिरकार 2 साल पहले तक यान फेई को ड्रोन नहीं मिला था, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ पहले से कोई साजिश नहीं रच सकता था। कलेक्टर की जानकारी की पुष्टि होने के बाद यान फेई ने इंटरनेट पर लूवर संग्रहालय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन जानकारियों में लूवर संग्रहालय के भूभाग मानचित्र में उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। इंटरनेट पर लूवर संग्रहालय के बारे में अनगिनत जानकारियां मौजूद थीं, लेकिन सहायक मस्तिष्क द्वारा फिल्टरिंग के जरिए यान फेई को जल्दी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई, जिससे वह लूवर संग्रहालय के भूभाग मानचित्र को पूरी तरह से पुनर्स्थापित कर पाए। लूवर संग्रहालय के भूभाग के नक्शे भी ऑनलाइन प्रसारित हो रहे थे। हालांकि अपने द्वारा पुनर्स्थापित किए गए नक्शे की तुलना प्रसारित हो रहे नक्शों से करने पर यान फेई को पता चला कि उनमें कई स्पष्ट त्रुटियां थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि ये प्रसारित नक्शे अधिकारियों ने जानबूझकर जारी किए होंगे ताकि दूसरों को गुमराह करके खतरनाक जगहों पर पहुंचाया जा सके और इस तरह लूवर संग्रहालय की वस्तुओं की सुरक्षा की जा सके। यान फेई ने लूवर संग्रहालय का जो भूभाग मानचित्र पुनर्स्थापित किया था, उसकी गणना और विश्लेषण पर्यटकों द्वारा ली गई अनगिनत तस्वीरों और वीडियो के आधार पर किया गया था। उन क्षेत्रों को छोड़कर जिन्हें कभी जनता के लिए नहीं खोला गया था, पुनर्स्थापित मानचित्र की सटीकता कम से कम 95% थी। दूसरी ओर प्रसारित मानचित्र में कम से कम 30% त्रुटियां थीं। इसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना था। इसके विपरीत यान फेई को अपने पुनर्स्थापित मानचित्र पर अधिक भरोसा था। जब यान फेई चुपचाप उस जंग लगी डिस्क को हासिल करने की रणनीति बना रहा था, तब होटल में ठहरने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इसलिए बिना किसी देरी के यान फेई ने पहले होटल में चेक इन करने का फैसला किया। रिट्स होटल सीन नदी के किनारे स्थित था और नदी के किनारे का नज़ारा बेहद खूबसूरत था, इसलिए लू पिनपिन ने यान फेई का ध्यान रखा और उसके कमरे की व्यवस्था सीन नदी के पास वाले हिस्से में कर दी। यान फेई के कमरे के बगल में लू पिनपिन का कमरा था। जैसे ही वे रिट्स होटल में रुके, फ्रांस स्थित चीनी दूतावास के कर्मचारी उनके पास आ पहुंचे। वे ड्रीम टेक्नोलॉजी को मृतक कर्मचारियों की पहचान प्रक्रिया में मदद करने आए थे। कई वर्षों तक फ्रांस में रहने के कारण ये दूतावास के कर्मचारी वास्तव में स्थानीय विशेषज्ञ थे। उनके मार्गदर्शन और मध्यस्थता से यान फेई और अन्य लोगों को कम परेशानियों का सामना करना पड़ा।
दूतावास के कर्मचारियों के मार्गदर्शन में थोड़ी तैयारी के बाद वे लिफ्ट से बाहर निकले और रिट्स होटल के भूतल स्थित लॉबी में पहुंचे। तभी यान फेई ने लॉबी में वू जिचाओ को उनकी ओर मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देखते हुए देखा। वू जिचाओ के बगल में एक प्रभावशाली दिखने वाला अधेड़ चीनी व्यक्ति खड़ा था। जैसे ही वू जिचाओ ने यान फेई को देखा, वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ उसके पास गया और सहजता से उसका अभिवादन करते हुए बोला, श्रीमान यान, नमस्ते। मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये मेरे पिता वू दाओदे हैं। ड्रीम टेक्नोलॉजी मुख्यालय में वू जिचाओ की पिछली यात्रा के दौरान उसने पहले तो माफी मांगने के बहाने यान फेई से माफी मांगी और फिर धोखे से वजन घटाने वाली कुकीज के विश्व एजेंसी अधिकारों पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यान फेई ने उसकी पोल खोलकर उसे भगा दिया। यान फेई ने सोचा था कि वू जिचाओ उसे दोबारा देखकर असहज महसूस करेगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वू जिचाओ ने उस अप्रियता को पूरी तरह से भुला दिया और यान फेई का ऐसे अभिवादन किया जैसे वे बहुत परिचित हों। ये देखकर यान फेई को मजा आया और वह हैरान भी हुआ। लेकिन ये सुनने पर कि वह अधेड़ उम्र का आदमी वू जिचाओ के पिता वू दाओदे थे, यान फेई ने फिर भी विनम्रता से उनसे हाथ मिलाया और कहा, श्रीमान वू, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। वू जिचाओ भी यान फेई से हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। उसने शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुस्कुराते हुए अजीब तरह से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वू दाओदे ने कहा, श्रीमान यान, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे आपसे और आपके कर्मचारियों से माफी मांगनी चाहिए। मुझे बहुत शर्म आती है कि मैं आपकी कंपनी के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सका। वू दाओदे जोश से बोले और वह मंदारिन भाषा में बोल रहे थे। उनका उच्चारण वू जिचाओ से कहीं ज्यादा मानक था। अगर यान फेई को ये पता न होता कि वू दाओदे फ्रांस में एक चीनी प्रवासी हैं, तो शायद वह उन्हें कोई मूल चीनी समझ लेते। freewebnovel.com। यान फेई ने जवाब दिया, मिस्टर वू, मैंने मिस्टर जिचाओ से पहले ही इस बारे में विस्तार से बात कर ली है, और सच कहूं तो इस घटना का आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वू दाओदे ने वू जिचाओ की ओर देखा। एक बार मुस्कुरा रहे वू जिचाओ ने अचानक अपनी गर्दन सिकोड़ ली और चुप हो गए। वू दाओदे ने फिर कहा, श्रीमान यान, मुझे सचमुच बहुत दुख है। मुझे उस घटना की जानकारी है जहां मेरे बेटे ने आपके सामने झूठ बोला था और मैंने उसे पहले ही कड़ी सजा दे दी है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर देंगे। यान फेई ने उदारतापूर्वक कहा, युवाओं का थोड़ा आवेगशील होना स्वाभाविक है। हालांकि सबसे बड़ी दयालुता तो उनकी अपनी आदतों को सुधारने की तत्परता में निहित है। लू पिंगपिंग ने उनके बगल में आंखें घुमाईं। यान फेई वू जिचाओ से भी छोटा था, फिर भी वह यहाँ था, एक बड़े होने का नाटक कर रहा था और उसे डांट रहा था। लेकिन चूंकि वह यान फेई के साथ थी और उससे भी वू जिचाओ नापसंद था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यान फेई के बोलने के तरीके की खुलकर आलोचना नहीं करेगी। दाओदे ने गंभीरता से कहा, श्रीमान यान, आपकी कंपनी के कर्मचारी मेरे इलाके में मारे गए, और भावनात्मक और तार्किक रूप से मुझे पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। कृपया मुझे उनसे मिलवाएं। यान फेई ने वू दाओदे के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और पीड़ितों के परिवारों का उनसे परिचय कराना शुरू कर दिया। हर बार परिचय के साथ वू दाओदे हाथ जोड़कर झुककर शोक संतप्त परिवारों का सम्मानपूर्वक अभिवादन करते। उनका विनम्र व्यवहार वास्तव में उपस्थित सभी लोगों के लिए उन्हें काफी आकर्षक बना रहा था। सभी परिवारों को संवेदना व्यक्त करने के बाद वू दाओदे ने इशारा किया और एक सुंदर फ्रांसीसी महिला उसके पास हाथ में एक ट्रे लेकर प्रकट हुई, जिस पर कई लिफाफे रखे हुए थे। वू दाओदे ने शोकपूर्ण स्वर में कहा, देवियों और सज्जनों, आपके बच्चों ने मेरी संपत्ति पर दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। मेजबान होने के नाते मैं अपने मेहमानों की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्य से चूक गया और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अपनी कमियों की भरपाई के लिए मैंने आप सभी के लिए एक लाल लिफाफा विशेष रूप से तैयार किया है, जिसमें आपके दिवंगत देशवासियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए 10 लाख यूरो हैं। वू दाओदे के बोलने के बाद फ्रांसीसी महिला ने लाल लिफाफे बांटने शुरू कर दिए। इतने बड़े और अप्रत्याशित उपहार को देखकर सभी थोड़े अभिभूत हो गए। चीन में ड्रीम टेक्नोलॉजी ने पहले ही उन्हें मुआवजा दे दिया था। मृतकों के प्रत्येक परिवार को 10 मिलियन युआन नकद, साथ ही उनके बुजुर्ग माता पिता और बच्चों की देखभाल भी। वे सभी ड्रीम टेक्नोलॉजी की व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट थे, इसलिए उन्हें वू दाओदे का लाल लिफाफा स्वीकार करने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने मार्गदर्शन के लिए यान फेई की ओर देखा। यान फेई मन ही मन वू दाओदे के आचरण पर आश्चर्यचकित थी और उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही दृष्टि से वू जिचाओ से कहीं अधिक योग्य समझती थी।
वू जिचाओ तुच्छ और अविश्वसनीय था, महत्वपूर्ण मामलों में झूठ बोलता था और दूसरों पर बुरा प्रभाव डालता था। इसके विपरीत वू दाऊदे ईमानदार और स्थिर था, पहली नज़र में ही विश्वास जगा देता था। हालांकि वू दाऊदे कंपनी के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा दे रहे थे, लेकिन उनके ये कदम यान फेई को प्रभावित करने के लिए थे। वू दाऊदे बेहद अमीर थे, लेकिन परिवार के प्रत्येक सदस्य को केवल 10 लाख यूरो मिले, जो लगभग 8 लाख युआन के बराबर था, ड्रीम टेक्नोलॉजी द्वारा शोक राशि के रूप में दी गई राशि से ज्यादा नहीं। इस तरह परिवारों को मेजबान पर हावी हुए बिना और यान फेई को शर्मिंदा किए बिना लाभ हुआ। यान फेई वू दाऊदे के रवैये से काफी प्रभावित था। उसे पता था कि वह वू जिचाओ के झूठ से बनी नकारात्मक छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा था, साथ ही वेट लॉस कुकीज के एजेंट बनने के अधिकार भी हासिल करना चाहता था। हालांकि वू दाऊदे के बारे में यान फेई की पहली राय अच्छी थी और उसने सोचा कि अगर वू दाऊदे सचमुच ईमानदार हैं, तो उन्हें किसी एक देश में एजेंसी के अधिकार देना असंभव नहीं होगा। इसलिए यान फेई ने कहा, चूंकि यह श्री वू दाऊदे की ओर से एक दयालु भाव है, इसलिए सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए। यान फेई की स्वीकृति के साथ पीड़ितों के परिवारों ने लाल लिफाफे स्वीकार कर लिए। उन्हें खोलने पर उनमें 10 लाख यूरो का चेक निकला। वू दाऊदे ने क्षमा याचना करते हुए कहा, देवियों और सज्जनों, फ्रांस में भुगतान के तरीके चीन जितने सुविधाजनक नहीं हैं, और चूंकि मुझे आपके मोबाइल ऐप खातों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सीधे उनमें पैसे ट्रांसफर नहीं कर सका। हालांकि पेरिस में कई बैंक हैं और आप पेरिस के किसी भी बैंक में अपने बैंक खाते में चेक की राशि जमा कर सकते हैं। यहाँ मिस एलेना इस क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। वह किसी भी वित्तीय मामले में आपसे परामर्श करने के लिए पूरे दिन उपलब्ध रहेंगी और आपकी सभी जरूरतों का समाधान बता सकती हैं। यान फेई ने कहा, मैंने अभी देखा कि इस होटल के अंदर 2 बैंक हैं। आपको पहले जाकर अपने बैंक खातों में चेक जमा कर देने चाहिए। ये पेरिस है और भले ही यहाँ चहल पहल हो, लेकिन इस चहल पहल के नीचे अनगिनत पाप छिपे हैं। अगर ये लोग नकद चेक लेकर पेरिस की सड़कों पर घूमें तो लगभग निश्चित रूप से लूट लिए जाएंगे। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से उनके लिए बेहतर यही था कि वे जल्द से जल्द अपने चेक अपने बैंक खातों में जमा कर दें। एलेना की बात मानकर मृतकों के परिवार वाले अपना पैसा जमा करने बैंक गए। यान फेई और लू पिंगपिंग सोफे पर इंतजार कर रहे थे। उनके सामने वू दाऊदे और वू जिचाओ बैठे थे। यान फेई ने अपने सामने बैठे पिता पुत्र को देखा और उत्सुकतावश पूछा, मिस्टर वू, क्या आप चीन से आए हैं? आपकी मंदारिन इतनी धारा प्रवाह कैसे है? वू दाऊदे ने जवाब दिया, नहीं, मेरा जन्म फ्रांस में हुआ था। मेरे दादाजी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहीं बस गए थे और उन्होंने रोंटेन ट्रेडिंग ग्रुप की स्थापना की थी। मेरा जन्म फ्रांस में हुआ, वहीं पला बड़ा, और चूंकि हमारा पारिवारिक व्यवसाय पूरी तरह फ्रांस में ही स्थित है, इसलिए मैं शायद ही कभी चीन लौटता हूँ। मेरी मंदारिन इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे सिखाने के लिए चीन से एक मंदारिन शिक्षक नियुक्त किया था। मुझे हमेशा से चीन से बहुत लगाव रहा है और इसीलिए मैंने अपनी मंदारिन का इतना अभ्यास किया है। यान फेई ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आपको आपका चीनी नाम किसने दिया? अपने नाम के बारे में गर्व से बात करते हुए वू दाऊदे ने कहा, मेरा मूल नाम फ्रांसीसी था, लेकिन मुझे वह ज्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने अपने लिए एक चीनी नाम चुना। मैं नैतिक निष्ठा के मामले में एक मिसाल कायम करना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपना नाम वू दाऊदे रखा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये नाम मुझे एक सज्जन व्यक्ति जैसा दिखाता है? यान फेई और लू पिंगपिंग ने एक दूसरे को देखा, अपने मनोरंजन को दबाने की कोशिश करते हुए कहा, वास्तव में अच्छा है, इसमें निश्चित रूप से एक नेक सज्जन का भाव है। वू दाऊदे ने आगे कहा, मेरे बेटे का नाम वू जिचाओ है। उसके नाम में जी अक्षर शामिल है, जो उत्कृष्टता का प्रतीक है, और चाओ अक्षर उत्कृष्टता का प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि वह मेरी उपलब्धियों को पार कर वो परिवार में महानता लाएगा। अपने पिता से अपने नाम पर चर्चा करते हुए वू जिचाओ तुरंत गर्व और संतुष्टि से भर गया। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव था। यान फेई ने लू पिंगपिंग को फिर से देखा। उनकी आंखों में जैसा सोचा था वाला भाव था। चीनी संस्कृति गहन और जटिल है, और यहाँ तक कि मूल चीनी भी जीवन भर अध्ययन करने के बाद भी उस पर पूरी तरह से अधिकार जताने का साहस नहीं कर पाएंगे। उन प्रवासी चीनी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए जो पीढ़ियों से विदेश में रह रहे हैं। वो दाऊदे के इरादे नेक थे, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनका उपनाम समस्या पैदा करने वाला था। कोई ईमानदारी नहीं, कोई नैतिकता नहीं, ऐसे नामों का चीन में हर कोई तिरस्कार करता। फिर भी वे यहाँ थे, अपने नामों पर गर्व करते हुए।
ये सोचते हुए कि उन्होंने समझदारी से चुनाव किया है और हर जगह इसकी शेखी बघार रहे थे। इससे यान फेई को एबी नाम की एक बेहद लोकप्रिय चीनी अभिनेत्री का ख्याल आया। उन्होंने एक मॉडल के रूप में शुरुआत की, फिर आगे बढ़ी और अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध हो गईं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनका नाम चीनी लोगों को विशिष्ट और पश्चिमी लगता था। हालांकि असली विदेशियों को, खासकर गलियों से अच्छी तरह वाकिफ लोगों को, ये नाम तुरंत समझ आ गया कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में वेश्याएं ही इस नाम का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वे चीनी लोगों को मूर्ख समझकर उन पर हंसने लगे। ये स्थिति वैसी ही थी जैसी चीन में वू दाओदे और वू जिचाओ को मिली थी। सांस्कृतिक अंतर के कारण नामकरण के समय अक्सर हास्यपूर्ण गलतफहमियां पैदा हो जाती थीं। यान फेई, लू पिंगपिंग और वू दाओदे होटल की लॉबी में सहजता से बातचीत कर रहे थे और दोनों के बीच काफी सामंजस्य दिखाई दे रहा था। हालांकि किसी भी पक्ष ने एजेंसी अधिकारों का मुद्दा नहीं उठाया। बैंक ऑफ चाइना द्वारा जारी किए गए सभी बैंक कार्डों पर यूनियन पे का लोगो लगा होता है, इसलिए इन कार्डों का इस्तेमाल विदेशी बैंकों में भी किया जा सकता है। एलेना की मदद से बैंक कर्मचारी ने तुरंत लेन देन पूरा कर लिया और जल्द ही चेक से मिले 10 लाख यूरो पीड़ितों के परिवारों के बैंक कार्डों में ट्रांसफर कर दिए गए। ट्रांसफर पूरा होने के बाद वू दाओदे और उनका बेटा उठे, अलविदा कहा और चले गए। freewebnovel.com। इस घटना के कारण 1 घंटे की देरी हो गई। चीनी दूतावास के कर्मचारियों के नेतृत्व में सभी लोग पेरिस पुलिस स्टेशन पहुंचे। पेरिस में यातायात काफी भीड़भाड़ वाला था और बस को पुलिस स्टेशन पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। चीनी दूतावास के कर्मचारियों द्वारा मध्यस्थता से किए गए संवाद और यान फेई की ओर से 2 कानूनी विशेषज्ञों द्वारा लाए गए कानूनी दस्तावेजों की बदौलत पेरिस पुलिस स्टेशन के साथ उनकी बातचीत बहुत सुचारू रूप से हुई। आंकड़ों की पुष्टि के बाद सभी ने मुर्दाघर में मृतकों के शवों को लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कानूनी मामलों को पेशेवर लोगों द्वारा संभालने से यान फेई और लू पिंगपिंग के लिए चीजें काफी आसान हो गईं। हालांकि शवों की पहचान करने के चरण तक पहुंचते ही उनकी भावनाएं बदल गईं। जब पीड़ितों के परिवारों ने अपने प्रियजनों को ताबूतों में लेटे देखा तो वे बुरी खबर की पूर्व सूचना के बावजूद फूट फूट कर रो पड़े। लियू टिंगटिंग के माता पिता और उनके भाई का दिल तब टूट गया जब उन्होंने उनका शव देखा। सभी पीड़ितों में लियू टिंगटिंग की हालत सबसे दुखद थी। उनका शरीर जख्मों से भरा हुआ था, त्वचा का एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था। इसके अलावा उनका सिर काट दिया गया था और बरामदगी के बाद उनका सिर वापस सिल दिया गया था। हालांकि पेशेवरों द्वारा किए गए मेकअप ने निशानों को अदृश्य कर दिया था, फिर भी यह बेहद दर्दनाक लग रहा था। लियू टिंगटिंग के माता पिता लगातार रो रहे थे और अपनी दुखद रूप से मृत बेटी को देखकर उनका दुख इतना गहरा था कि वे रोते रोते बेहोश हो गए। उसका भाई लियू होंगजी एक तरफ खड़ा था, उसका गुस्सा उबल रहा था, उसके दांत भींचे हुए थे और वह जोर जोर से अपनी बहन का बदला लेने की कस्में खा रहा था। हालांकि जीवित लोगों द्वारा पहचान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, फिर भी पीड़ितों के परिवार अभी तक उनके शवों का दावा नहीं कर सकते थे। कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार परिवारों को मृतकों के साथ तुलना के लिए अभी भी अपने जीन उपलब्ध कराने थे। जीन के मिलान की पुष्टि के बाद ही वे शवों का दावा कर सकते थे। इस आनुवंशिक तुलना में समय लग सकता था, लेकिन यान फेई के अनुरोध पर दूतावास के कर्मचारियों ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दूसरे पक्ष से संपर्क किया। फिर भी तुलनात्मक परिणाम 48 घंटों तक उपलब्ध नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि शवों के दावे की प्रक्रिया 2 दिन बाद ही पूरी हो सकेगी। ये काम पूरा करने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए रिट्स होटल लौट आए। अगले 2 दिनों तक वे बस बेसब्री से आनुवंशिक तुलना के नतीजों का इंतजार करते रहे। हालांकि इसकी आशंका से पिंगपिंग ने पहले ही एक टूर गाइड का इंतजाम कर लिया था जो पीड़ितों के परिवारों को अगले 2 दिनों तक पेरिस के डाउनटाउन इलाके में घुमाएगा ताकि उनका दुख कम हो सके। शाम को लू पिंगपिंग के निमंत्रण पर यान फेई और वह पेरिस की एक रात्रि यात्रा पर निकले। ये यान फेई की पेरिस की पहली यात्रा थी, लेकिन लू पिंगपिंग काम के सिलसिले में कई बार वहां जा चुके थे। इस बार उनके साथ केवल उनके निजी अंगरक्षक थे। यान फेई चीन से बिल्कुल अलग पश्चिमी वास्तुकला और सड़कों पर घूमते विदेशियों से बहुत प्रभावित हुए। फिर लू पिंगपिंग ने यान फेई को पेरिस के इतिहास, भूगोल, प्रसिद्ध स्थलों और विभिन्न कालखंडों के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के बारे में समझाना शुरू किया। लू पिंगपिंग ज्ञानी थी और अपनी स्पष्ट व्याख्याओं में भूगोल और इतिहास जैसे नीरस विषयों को जीवंत बना देती थीं, जिससे यान फेई प्रभावित हुए और उन्हें एहसास हुआ कि पिंगपिंग में ये हुनर है। अगर वे पीड़ितों के बाद की स्थिति से निपटने के लिए यहाँ न होते तो यान फेई को यह एक शानदार यात्रा लगती। पेरिस के मशहूर जगहों का दौरा पूरा करने के बाद रात के 11 बज चुके थे।
यान फेई अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के कारण स्वाभाविक रूप से ठीक था, लेकिन लू पिनपिन एक साधारण इंसान होने के नाते थक चुका था। होटल लौटकर उन्होंने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और तुरंत सोने के लिए अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह पीड़ितों के परिवार पेरिस में दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर निकल पड़े, जबकि यान फेई और लू पिनपिन होटल में ही रुके। ठीक 10 बजे यान फेई की मुलाकात वू दाऊदे से हुई, जो उनसे मिलने आए थे। वू दाऊदे ने बताया कि उनका परिवार उस शाम एक निजी पार्टी का आयोजन कर रहा है और वे यान फेई को भी उसमें आमंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वे फ्रांस के कुछ दोस्तों को यान फेई से मिलवाना चाहते हैं और उनके लिए कुछ खास मनोरंजन का भी प्रबंध किया है। यान फेई ने वू दाऊदे की विशेष व्यवस्थाओं के बारे में अटकलें लगाते हुए निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और वू दाऊदे को सीधे बताया कि ड्रीम टेक्नोलॉजी 5 दिन बाद सुबह 10 बजे रिट्स होटल में विश्व एजेंटों की एक बैठक आयोजित करेगी। उसने वू दाऊदे को बस उसमें शामिल होने का सुझाव दिया। यान फेई के फ्रांस रवाना होने से पहले लू पिनपिन ने वेट लॉस कुकीज के बिक्री एजेंसी अधिकारों में रुचि रखने वाली कंपनियों को निमंत्रण भेजा था और उन्हें दुनिया भर में अधिकारों के वितरण पर निर्णय लेने के लिए पेरिस में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया था। वू दाऊदे को इस बैठक की जानकारी थी, लेकिन वू जिचाओ की लापरवाही के कारण यान फेई को लोनटेन ट्रेड ग्रुप के बारे में अच्छी जानकारी नहीं थी और उन्होंने डीलरों के चयन के लिए वू दाऊदे को आमंत्रित नहीं किया था। यान फेई के पेरिस पहुंचते ही वू दाऊदे उनके पास आए और उनके विनम्र व्यवहार ने यान फेई को काफी सम्मान दिलाया। यान फेई जानते थे कि वू दाऊदे का लक्ष्य क्या है, विश्व एजेंट सम्मेलन का निमंत्रण प्राप्त करना। वू दाऊदे के उत्साह और ईमानदारी को देखते हुए ही यान फेई ने एक अपवाद बनाया और उन्हें एक अवसर दिया। हालांकि वू दाऊदे फ्रांस क्षेत्र के लिए एजेंसी अधिकार प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, ये डीलर सम्मेलन में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। दाऊदे, हालांकि वह यान फेई को कॉकटेल पार्टी में आमंत्रित नहीं कर पाए थे, उन्हें डीलर की एजेंसी राइट्स मीटिंग में शामिल होने के लिए यान फेई की विशेष अनुमति मिल गई थी, जिससे उनका छोटा सा लक्ष्य पूरा हो गया और उन्होंने फिलहाल राहत की सांस ली। यान फेई ने वू दाऊदे का निमंत्रण इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि आज उन्हें कुछ जरूरी काम निपटाने थे। वह खुद लूव्र संग्रहालय जा रहे थे, अपनी आंखों से देखने के लिए कि जंग लगी डिस्क कहाँ है और उसे छीनने की तैयारी करने के लिए। लू पिनपिन के साथ यान फेई फिर से लूवर देखने के लिए निकल पड़े। आज बुधवार था और वे भाग्यशाली थे कि लूवर के खुले दिन में उन्हें और भी गैलरी खोली गईं, जिससे लोगों को बेहतर पहुंच मिल सके। हालांकि यान फेई ने लूवर आने वाले दर्शकों की संख्या का कम अनुमान लगाया था। जब वे लूवर के केंद्र में स्थित ग्लास पिरामिड के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि टिकटों के लिए कतार कई 100 मीटर लंबी थी। यान फेई को हक्का बक्का देखकर लू पिनपिन मुस्कुराई और यान फेई को लूवर पास खरीदने के लिए एक तरफ ले गईं। इस पास के साथ उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त प्रवेश मिला और लूवर कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें निर्देशित किया, जिससे नियमित टिकट धारकों की लंबी कतारों को दरकिनार करते हुए संग्रहालय में प्रवेश किया जा सका। लूवर में पहले कई बार जा चुकी लू पिनपिन नियमों से वाकिफ थी। उन्होंने जानबूझकर चुप रहकर यान फेई की उलझन भरी प्रतिक्रिया देखी और फिर उसकी मदद करके अपने बालसुलभ अहंकार को संतुष्ट किया। लूवर के अंदर यान फेई ने अपना आधिकारिक दौरा शुरू किया। हालांकि वहां समर्पित मंदारिन गाइड उपलब्ध थे, लू पिनपिन ने उन्हें वापस भेज दिया और खुद गाइड की भूमिका निभाई। लू पिनपिन का इतिहास ज्ञान गहरा था और उनकी वाक्पटुता प्रभावशाली थी। उनकी व्याख्याएं कर्मचारियों से कम पेशेवर नहीं थीं। लू पिनपिन के मार्गदर्शन में यान फेई ने लूवर के इतिहास, वास्तुकला और कलाकृतियों में गहरी रुचि और समझ विकसित की। लू पिनपिन के स्पष्टीकरण से यान फेई को पता चला कि लूवर संग्रहालय में 4 लाख वस्तुओं का संग्रह है। इनमें से ज्यादातर दुनिया के दूसरे देशों के सांस्कृतिक अवशेष और कलाकृतियां थीं, जो मुख्यतः फ्रांस के साम्राज्यवादी अतीत की जबरदस्ती की रणनीति के जरिए हासिल की गई थीं। यान फेई ने इन वस्तुओं में कई चीनी कलाकृतियां देखीं और लू पिनपिन से पता चला कि इनमें से ज्यादातर दूसरे अफीम युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा लूटी गई थीं। इन ऐतिहासिक अवशेषों को, जो वास्तव में चीन के थे, एक विदेशी संग्रहालय में प्रदर्शित देखकर, जो किसी और की सांस्कृतिक और युद्ध उपलब्धियों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यान फेई को बहुत गुस्सा आया। इस आक्रोश ने उसके मन में अपराधबोध को कम करने में मदद की और लूवर में होने वाली डकैती के बारे में उसके मनोवैज्ञानिक बोझ को हल्का किया। यान फेई एक साधारण पर्यटक लग रहा था, जो बिना किसी असामान्य व्यवहार के उत्सुकता से लूवर में घूम रहा था।
हालांकि गुप्त रूप से सहायक मस्तिष्क यानफेई के वास्तविक समय के दृश्यों का उपयोग करके अपने डेटाबेस में लुवा का 3D मॉडल बना रहा था और संग्रहालय के पहले से पुनर्निर्मित भूभाग मानचित्र को और भी परिष्कृत कर रहा था। इसके अलावा यानफेई द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूभाग और पर्यावरण की जांच पड़ताल करने के साथ सहायक मस्तिष्क ने स्थलाकृतिक मानचित्र पर यानफेई द्वारा देखे गए प्रदर्शनों के प्रकारों को भी चिन्हित किया। जब यानफेई लूवर संग्रहालय का दौरा कर रहे थे, तब मूल रूप से फ्रांस निवासी ब्रिटेन के एक संग्रहकर्ता द्वारा दान की गई कलाकृतियां अंततः संग्रहालय को सौंप दी गईं। लूवर संग्रहालय ने इन कलाकृतियों को आवश्यक रखरखाव के लिए दीर्घाओं में ले जाने से पहले एक संक्षिप्त स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसके बाद इन्हें जनता के लिए खोला गया। लूवर में कला स्वागत समारोह चल रहा था। यानफेई ने यूं ही वहां से गुजरने का नाटक किया और प्राप्त हो रही कलाकृतियों के बीच जंग लगी डिस्क देख ली। हालांकि स्वागत समारोह समाप्त होने के बाद जगह खाली कर दी गई और पर्यटकों को जाने के लिए कह दिया गया, इसलिए किसी को पता नहीं था कि कलाकृतियों को किस गैलरी में रखा जाएगा। दुनिया के 4 प्रमुख संग्रहालयों में से एक और फ्रांस के लिए गौरव का केंद्र लूवर फ्रांसीसी सरकार द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बनाया गया था, यहां तक कि अंदर की कलाकृतियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैनिकों को भी तैनात किया गया था। स्वागत स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोला बारूद के साथ सैनिक भी मौजूद थे। यानफेई इन सैनिकों की युद्ध शक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानता था, फिर भी उसने जंग लगी डिस्क को चुराने के आवेग को उसी समय बलपूर्वक दबा दिया। उसने चतुराई से जंग लगी डिस्क में अपनी रुचि छिपाई, जबकि वह अपने आसपास की भीड़ को देख रहा था और किसी भी असामान्य उपस्थिति का पता नहीं लगा सका। फिर अनजान होने का नाटक करते हुए यानफेई लूवर के अन्य प्रदर्शनी क्षेत्रों की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आगे बढ़ गया। वह अभी भी मंत्रमुग्ध लू पिनपिन के साथ शाम 6 बजे तक नहीं गया। जैसे ही यानफेई और लू पिनपिन लूवर से निकल रहे थे, पेरिस के आसमान में अचानक तेज हवा चलने लगी और काले बादल घिर आए, जो भारी बारिश का संकेत थे। यानफेई की भौहें तन गईं। अक्टूबर का महीना था और पेरिस पहले ही पतझड़ में प्रवेश कर चुका था। आमतौर पर साल के इस समय मूसलाधार बारिश की संभावना नहीं होती, फिर भी अचानक काले बादलों और तेज हवा का आना एक अपरिहार्य बाढ़ का संकेत था। यानफेई ने आज रात जंग लगी डिस्क चुराने के लिए लूवर में घुसने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है। सख्त शब्दों में, ऐसा तूफानी मौसम उसके अभियान के लिए वास्तव में फायदेमंद था। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लूवर के सुरक्षाकर्मियों का ध्यान भंग हो सकता था और भारी बारिश की आड़ में यानफेई अपना काम पूरा करने के लिए लूवर में आसानी से प्रवेश कर सकता था। अगर उसने इस अभियान के दौरान कोई निशान छोड़ा भी होता, तो वे मूसलाधार